तो नेक्स्ट आता है मटेरियल रिक्वायरमेंट्स कि मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल कंपोजिशन of steel used for the manufacture of pipe furnished to this specification shall conform to the chemical requirements given in the table 2A for PSL1 and table 2B for the PSL2। अब यह है केमिकल कंपोजिशन फॉर PSL1 2A। अब इसके अंदर बताया जाता है कि अगर आपका ग्रेड एंड क्लास दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं कि ग्रेड A21 क्लास 1 है, उसके अंदर जो कार्बन की जो मैक्सिमम अमाउंट होगी वो कितनी होगी 0.21, और उसके अंदर जो मैग्नीज़ है या मैग्नीज़ की मैक्सिमम अमाउंट 0.60, और उसके बाद जो फास्फोरस है उसकी मिनिमम अमाउंट 0.045 और मैक्सिमम अमाउंट 0.03 होगी। उसके बाद जो सल्फ़र है उसकी मैक्सिमम अमाउंट 0.03 एंड टाइटेनियम मैक्सिमम अमाउंट है ही नहीं है, और उसके बाद जो अदर हैं उसकी भी कोई अमाउंट यहाँ पे नहीं है। अब ये किसके लिए है, सीमलेस के लिए। फिर आ गया वेल्डेड पाइप के अंदर अगर A25 क्लास 1 है, उसके अंदर कार्बन की अमाउंट सेम है, उसके बाद मैग्नीज़ की भी अमाउंट सेम, और आपकी जो फास्फोरस है उसकी अमाउंट भी आपकी सेम आ रही है। और ये वेल्डेड और इन दोनों के अंदर जो ग्रेड हैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये केमिकल कंपोजिशन की जाएगी। इनके अंदर जो ओवरऑल जो रेशो होगी तो वो इसकी ये होगी। और जो केमिकल रिक्वायरमेंट है फॉर हीट ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स एनालिसिस बाय परसेंटेज ऑफ वेट के टोटल जो वेट है उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर पुट की जाएंगी। इसके अकॉर्डिंग उस पाइप की जो वहाँ पे वैल्यूज़ है, अब जैसे ये देखें कि अगर ग्रेड हमारे पास X70 आ जाता है तो X70 के अंदर कार्बन की अमाउंट 0.21 से बढ़ के तो 0.28 तक चली जा रही है। उसके बाद इसके अंदर मैग्नीज़ की अमाउंट 1.4 तक जा रही है, और जो फॉस्फोरस है वो सेम है, और जो सल्फ़र भी सेम है, और टाइटेनियम भी इसके अंदर क्या हो रहा है 0.06% ऐड हो रहा है। और इसके अंदर उधर मतलब C एंड D इसके अंदर कुछ और भी जो मेटल्स वगैरह हैं और भी एलिमेंट्स वगैरह इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। फिर इसके अंदर जो टेबल हमारा PSL2 के लिए आ रहा है तो PSL2 के अंदर जो कार्बन की रिक्वायरमेंट्स है वो भी चेंज हो जाएंगी, और जो मैग्नीज़ की फास्फोरस की ये तमाम रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएंगी। तब इसके अंदर जो आपका अगर PSL2 का है और उसका ग्रेड है B, तो ग्रेड B के अंदर कार्बन की जो मैक्सिमम अमाउंट है 0.24 है। अब इसके अंदर जो वेल्डेड और जो आपके आ रहे हैं सीमलेस पाइप, इनके अंदर जो कार्बन की अमाउंट आ रही है वो सेम आ रही है। अब ग्रेड्स के अकॉर्डिंग जैसे ही ग्रेड चेंज हो रहे हैं और ऊपर वहाँ पे कार्बन की अमाउंट चेंज हुई थी, इसके अंदर ग्रेड के अकॉर्डिंग वहाँ पे अमाउंट चेंज नहीं होगी। और वेल्डेड के अंदर भी B के लिए 0.22 ही रहेगी। उसके बाद मैग्नीज़ की अमाउंट इसके अंदर वेरिएशन आती है, 1.20 से स्टार्ट होती है और 1.85 तक जाती है। उसके बाद फास्फोरस 0.025 ही रहता है, और इसके अंदर जो सल्फ़र की अमाउंट आती है वो 0.015, जबकि PSL1 के अंदर 0.03 थी और यहाँ पे 15 आती है। और टाइटेनियम की अमाउंट यहाँ पे मैक्सिमम 0.04, और जो वेल्डेड के अंदर ग्रेड X70 होगा तो उसके अंदर 0.06 है। और जो आपके PSL लेवल 2 है इसके अंदर जो अदर मेटल्स हैं या बाकी भी जो आपके एलिमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर वहाँ पे शामिल होते हैं, जिसके अंदर C, D, E डिफरेंट वहाँ पे इसके अंदर शामिल होंगे। The composition of intermediate grade higher than X42 shall conform to the chemical requirement of the next higher standard grade। जब भी केमिकल कंपोजिशन को देखा जाएगा तो जब आपका ग्रेड X42 से आप ऊपर जा रहे हैं तो उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंजिंग आ रही है, कार्बन के अंदर, आपके मैग्नीशियम के अंदर, फास्फोरस के अंदर, उस कैटेगरी को, उस नेक्स्ट अमाउंट को वहाँ पे देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग इसकी केमिकल कंपोजिशन की जाएगी। एलिमेंट्स एनालाइज्ड, अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर एनालाइज किए जाते हैं। अब एज अ मिनिमम ईच रिक्वायर्ड एनालिसिस शड इंक्लूड दी फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब जो हमने टेबल के अंदर देखा है कार्बन, मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर। अब C फॉर आपका आ रहा है क्रोमियम, उसके बाद C फॉर कोलोबियम, उसके बाद
नायोबियम, कॉपर, मोलिबियम, निकल, सिलिकॉन, टाइटेनियम एंड वेनेडियम। अब ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं इनको क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग केमिकल कंपोजिशन को इंश्योर किया जाएगा। उसके बाद ए के अंदर ये आपके आ रहे हैं और बी के अंदर क्या आ रहा है, जो कि आपने फर्दर जो कंपाउंड्स हैं उनको एनालाइज करना है और उसके अंदर यूज़ करना है। उसके अंदर बी फॉर बोरान, बोरान इसके अंदर आएगा, बट इफ़ द हीट एनालिसिस इंडिकेट अ बोरान कंटेंट लेस देन 0.001% देन नो बोरान डिटर्मिनेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट एनालिसिस। अगर बोरान तब रिक्वायर्ड होगा जब आपका हीट एनालिसिस के अंदर आपको पता चले कि जो बोरान कंटेंट है उसकी अमाउंट 0.001% से ज़्यादा है, तब आप वहाँ पे बोरान को यूज़ करेंगे। अगर कंटेंट इससे कम है तो वहाँ पे बोरान यूज़ नहीं होगा। और सी के अंदर एनी अदर अलाउइंग एलिमेंट एडिंग ड्यूरिंग स्टील मेकिंग, स्टील मेकिंग के दौरान आपका इनके अलावा कोई और अगर वहाँ पे एलिमेंट वगैरह ऐड होता है तो उसको वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। कार्बन इक्विवेलेंट PSL2 ओनली, कार्बन की जो अमाउंट है PSL2 के अंदर क्या आ रही है, इक्वल आ रही है 0.024 एंड 0.022। ये याद करनी पड़ेगी। वेल्डेड के अंदर 0.022, सीमलेस के अंदर 0.024। ये कार्बन की इनके अंदर अमाउंट आ रही है जो कि वहाँ पे PSL2 के अंदर क्या आ रही है, सेम है, ग्रेड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही। जबकि PSL1 के अंदर उसकी अमाउंट क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 0.021 मैक्सिमम 0.028। अभी तो पढ़ा है, अभी पढ़ के भूल गया तो बाद में कब याद रहेगा जी। फास्फोरस की क्या अमाउंट थी, ये आपका फोकस लेवल है जो कि बता रहा है कि आपने कितना ध्यान से देखा है कि कौन से एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं और उनकी कितनी परसेंटेज यूज़ हो रही है। फॉर PSL लेवल 2 कार्बन इक्विवेलेंट कैलकुलेशन शैल बी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट एनालिसिस एंड शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। ऑल कार्बन इक्विवेलेंट रिजल्ट शैल बी रिपोर्टेड व्हेन द कार्बन कंटेंट इज लेस देन or equal to 0.12%, the carbon equivalent shall be calculated using the following formula। अब कार्बन अगर आपका 0.12% इससे कम है या इसके इक्वल है, फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाएगा, ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा, जिसके अंदर कार्बन इक्विवेलेंट CE इक्वल टू कार्बन प्लस सिलिकॉन डिवाइडेड बाई 3 प्लस Mn फॉर मैग्नीज ही है। Mn केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, Mn मैग्नीज होता है। उसके बाद Cu कॉपर, Ni निकल, Cr क्रोमियम, Mo मोनिडियम, V वेनेडियम। अब इनको आपने क्या करना है, ये फार्मूला जो है जो यूज़ करना है प्लस 5B फॉर बोरान, ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा और इसके अंदर फिर कार्बन जो इक्विवेलेंट अमाउंट है उसको फाइंड आउट किया जाएगा। इफ़ द हीट एनालिसिस इंडिकेट अ बोरान कंटेंट लेस देन 0.01%, देन द प्रोडक्ट एनालिसिस नीडेड नॉट इंक्लूड बोरान। अगर आपका हीट एनालिसिस ये इंडिकेट कर रहा है, हीट ट्रीटमेंट बता रहा है कि जब वो ट्रीट किया गया उसके अंदर जो अमाउंट थी बोरान की 0.001 से कम थी, तो फिर वहाँ पे बोरान को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये जो 5B है फिर इसको शामिल नहीं किया जाएगा। 5B तब शामिल किया जाएगा जब हीट ट्रीटेड एनालिसिस के अंदर बोरान की अमाउंट 0.001% से इक्वल या अबव होगी, कम होगी तो नहीं करना। उसके बाद आपका आ जाता है इफ़ द व्हेन द कार्बन कंटेंट इज़ ग्रेटर देन 0.12%। अभी हमने बात की अगर कार्बन कंटेंट हमारे पास 0.12% के इक्वल है या उससे लेस है तो अबव फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन अगर कार्बन कंटेंट आपका यूज़ वहाँ पे शो हो रहा है 0.12% से अबव, देन फिर आपने जो फार्मूला है वो किस तरह यूज़ करना है,
कार्बन इक्विवेलेंट इक्वल टू सी प्लस मैग्नीज बाई 6 प्लस क्रोमियम प्लस मोनिडियम प्लस वेनेडियम ओवर 5 प्लस निकल प्लस कॉपर डिवाइडेड बाय 15। अब इसके अंदर ऊपर हमने जो चार्ट देखा, चार्ट के अंदर इन तमाम की अमाउंट्स मौजूद हैं, उनको प्लस किया जाएगा, उनको इसके साथ डिवाइड किया जाएगा, इनको आपस में प्लस किया जाएगा और टोटल आपकी जो कार्बन इक्विवेलेंट अमाउंट वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। मैक्सिमम कार्बन इक्विवेलेंट, द कार्बन इक्विवेलेंट शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग। कार्बन जो इक्विवेलेंट है वो इन चीज़ों को एक्सीड ना करे। फॉर ग्रेड X80, जो X80 का पाइप है, फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ सीमलेस पाइप हैविंग अ स्पेशलाइज्ड वॉल थिकनेस ग्रेटर देन 0.8 इन 20.3 millimeter and the pipe designed by the purchaser as the high carbon equivalent pipe, the value agreed upon between the purchaser and the manufacturer. For pipe not covered in item above, carbon equivalent of 0.25% or a carbon equivalent of 0.43% which is applicable. अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास जो पाइप है ग्रेड X80 का है और PSL2 के अंदर आ रहा है, तो उस पाइप के अंदर जो कार्बन की अमाउंट है, कार्बन इक्विवेलेंट अमाउंट होगी, या तो वो परचेज़र और जो मैन्युफैक्चरर है उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगी, जो परसेंटेज वो डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया होगा, फिर जो कार्बन की जो इक्विवेलेंट अमाउंट होगी 0.25% होनी चाहिए टोटल वेट का। टोटल वेट अगर आपका 100 kg है तो 100 kg में से 0.25 kg वहाँ पे उसके अंदर कार्बन अमाउंट मौजूद होनी चाहिए, कार्बन होना चाहिए। और इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 0.43 तक जा रही है। अब इसके अंदर जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ होगा, जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो एप्लीकेबल जो भी है उसको वहाँ पे यूज़ किया जाएगा और वो वहाँ पे उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये थी इसकी क्या केमिकल कंपोजिशन, जिसके अंदर मेन जो रोल था कार्बन का था, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि जो आपके ग्रेड PSL1 और PSL2 आ रहे हैं, इनके अंदर जो मेन डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो कार्बन ही क्रिएट कर रहा है। एक के अंदर कार्बन की वेरिएशन आ रही है, दूसरे के अंदर कार्बन स्पेसिफिक अमाउंट आ रही है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको मैकेनिलाइज्ड, उसके वहाँ पे बेंडिंग करके देखना, उसको स्ट्रेच करके देखना, उसको तोड़ के देखना, उसको प्रेस करके देखना, उसमें से वहाँ पे डिफरेंट रेडिएशन पास करके देखना, उसमें से पानी का जो प्रेशर है उसके थ्रू चेक करना, ऑयल के थ्रू चेक करना, उसको धूप टेम्परेचर के अंडर रख के चेक करना। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक ऑब्जेक्ट की कौन सी होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो टेंसाइल प्रॉपर्टी है, टेंसाइल प्रॉपर्टी PSL1 ग्रेड A25 से लेके X70 तक shall conform to the tensile requirement specified in table 3A। ये हमारे पास आ गई है टेंसाइल रिक्वायरमेंट फॉर PSL1। एक जो टेंसाइल जो कि टेंसाइल प्रॉपर्टी क्या होती है जी, वो फोर्स जिसके थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स के अंदर वहाँ पे डिवाइड करते हैं, वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है। मतलब वो स्ट्रेंथ जब अगर एक होती है यील्डिंग स्ट्रेंथ। यील्डिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसको आप कितना बेंड कर सकते हैं, और बेंड करने के बाद छोड़ेंगे तो वापस ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाए। स्प्रिंग वाला प्रैक्टिकल किया हुआ है ना, स्प्रिंग वाला प्रैक्टिकल किया हुआ है ना। स्प्रिंग है, ये पेंसिल का स्प्रिंग, पेंसिल किसके पास है, पेंसिल का बोला, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, पेन के अंदर स्प्रिंग नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो ग्रेड A25 है, तो इसकी जो मिनिमम जो यील्डिंग स्ट्रेंथ होगी, मिनिमम यील्डिंग स्ट्रेंथ वो कितनी है, 25,000 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, PSI पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। उसके बाद इसकी जो मैं अगर मेगा पास्कल के अंदर देखें, पास्कल के अंदर तो 172 आती है, और M आ रहा है ना, मेगा आ रहा है या मैट्रिक आ रहा है, कुछ इस तरह की यूनिट होगी, चेक कर लेंगे अभी वापस। फिर इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, वो स्ट्रेंथ जहाँ पे ये अपनी शेप को चेंज करना शुरू कर देता है, मिनिमम अमाउंट वो है इसकी 45,000 पाउंड PSI पाउंड पर स्क्वायर इंचेस।
और फिर इसकी जो इलोंगेशन जो होती है, इलोंगेशन का मतलब होता है जितना ये अपने आप को इलोंगेट कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, लंबा हो सकता है, तो उसके अंदर भी वहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि इलोंगेशन इन 2 इंचज़ 50.8 मिलीमीटर मिनिमम। जो पाइप है जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं वो मिनिमम 2 इंचज़ तक तकरीबन वो इलोंगेट होगा, जो वहाँ पे आपकी मिनिमम जो उसके अंदर परसेंट आ रहा है, एक जो उसके अंदर आ रहा है कि सारे जो हैं 2 इंचज़ तक उनकी वहाँ पे लेंथ के अंदर स्ट्रेच आएगा, उसके बाद वो टूटते रहें। मतलब इसमें क्या करना है, जब आप इसके बाजू खींचेंगे, इसके बाजू को अलग करने से पहले इसके अंदर जो स्ट्रेचिंग है, एक साइड पर भी 4 इंचज़ आनी चाहिए और दूसरी साइड पर भी 4 इंचज़ आनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी है ना, पाइप तो नहीं, इसके लिए वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होगी। उसके बाद आपकी जो टेंसाइल रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रेड बी के लिए वो क्या हैं। अब ग्रेड बी की जो मिनिमम यील्डिंग स्ट्रेंथ आती है वो 35,000 PSI आती है, और फिर जो इसकी यील्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ आती है वो 65,000 आती है कि मैक्सिमम इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है कि इतनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये पेंसिल है ना, इस पेंसिल को अगर मैं बेंड कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक अमाउंट, तो मैं कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ से इसने क्या हुआ, बेंड होना शुरू किया, वापस आ गई है, लेकिन मैक्सिमम वो अमाउंट जहाँ वो मिनिमम पॉइंट है जहाँ से ये वापस तो ओरिजिनल के अंदर आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा सा अगर मैं आगे लेके जाऊँगा तो ये अपनी ओरिजिनल अमाउंट शेप के अंदर नहीं आएगा, वो मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इसकी जो मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेंथ होगी जो ग्रेड बी है उसकी 65,000 PSI होगी, और इसकी जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है जहाँ पे इसकी शेप के अंदर थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी वो 60,000 PSI है, और जो इसके अंदर मैक्सिमम जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी कि जितना ये फोर्स बर्दाश्त कर सकता है मैक्सिमम, वो है 1,10,000 PSI। और इसके अंदर भी कहा जाता है कि जो इलोंगेशन आएगी, अगर पाइप को स्ट्रेच कर रहे हैं तो 2 इंचज़ तक इसके अंदर इलोंगेशन आनी चाहिए, इलोंगेट होना चाहिए। क्लियर हो गया।